अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर है जनरल फैज़ के हवाले से, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे सोर्सेज क्या बता रहे हैं, मामला आगे किस तरफ जाने लगा है, इसकी डिटेल्स भी जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ कबूतर जो है वो कुछ खबरें लेकर आया है, उसकी सारी डिटेल्स आपसे शेयर करते हैं। उससे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को जनाब आज 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा जो है वो सुना दी गई है। और ये सज़ा जो है वो 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत जो उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की 15 माह की जो कार्रवाई थी वो इख्तिताम पजीर हुई और उसके बाद जो है वो सज़ा आज सुना दी गई है। अच्छा, पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है वो ऑलरेडी ये खबरें आना शुरू हो चुकी थी कि जनरल फैज़ का ट्रायल जो है वो कंप्लीट हो चुका है और बस किसी वक्त भी जो है वो सज़ा सुना दी जाएगी। तो वही हुआ कि वो सज़ा जो है अब सुना दी गई है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बेसिकली एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि जिस केस में उनको सज़ा सुनाई गई है उसमें बेसिकली इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और बेसिकली ये स्कैंडल जो था वो टॉप सिटी जो कि एक हाउसिंग सोसाइटी है इस्लामाबाद के पास, वहाँ पे बेसिकली उसके हवाले से उसके ऊपर कब्ज़ा करने के इल्ज़ामात और अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके वहाँ पे ज़मीन हथियाने के इल्ज़ामात हैं जो बेसिकली जिसकी बुनियाद के ऊपर ये कोर्ट मार्शल जो है वो किया जा रहा था। थोड़ा सा इस केस का मैं बैकग्राउंड सिर्फ आपको ये बता दूं। बेसिकली इस केस के अंदर जो है वो एक जो मुद्दई हैं, मुगीज़ उनका नाम है, उन्होंने बेसिकली जाके कोर्ट से जो है वो रब्ता किया था और उन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए थे कि जी मेरी इस तरह ज़मीन के ऊपर जो है वो जनरल फैज़ ने कब्ज़ा किया है मुबैना तौर पे और इसकी वजह से जो है वो उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए। उसके बाद एक 3 रुकनी बेंच बैठा था जिस वक्त चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने इस केस को जो है वो रिफ़र कर दिया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को और उन्होंने कहा था कि जनाब आप बाकायदा तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जो है वो अपनी ये दरख्वास्त दें। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई का आगाज़ किया था विच लेड टू द कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट जनरल फैज़ और अल्टीमेटली उसके बाद जो है वो ये सारी चीज़ें सामने आई। अच्छा, 2-4 चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर प्रेस रिलीज को देखा जाए उसके अंदर जो चीज़ें लिखी गई हैं उसके अंदर ख़ास तौर पे जो लाइनें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा उसमें लिखा जाता है कि जी द अक्यूज वॉज ट्राइड ऑन 4 चार्जेस। इनके ऊपर 4 इल्ज़ामात थे जिसके ऊपर जो है इनके खिलाफ तहकीकात हो रही थी, जिसमें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर जो है अपने आप को मुलविस करना, वायलेशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कि यानी जो खुफिया चीज़ें जो आप नहीं बता सकते बतौर एक साबिक DGI आपने वो भी उसकी खिलाफ वर्जी की। इसके साथ साथ जिसकी वजह से जो है वो रियासत को नुकसान हो सकता था, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और साथ ही साथ और गवर्नमेंट के रिसोर्स उनका भी नाजायज़ इस्तेमाल और कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस टू पर्सनस कि आपकी वजह से जो है वो अफराद को किसी या शख्स को जो है वो नुकसान पहुंचा। ये 4 इल्ज़ामात जो है वो इनके ऊपर थे। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो ये समझ रहे हैं कि जनाब शायद ये मामला जो है वो इमरान खान साहब का या PTI से रिलेटेड है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सज़ा जो उनको आज सुनाई गई है इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अभी टॉप सिटी के मामले से जो मामला थे या जो वो जो केस था ये सिर्फ उससे रिलेटेड था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ISPR की जो प्रेस रिलीज आती है उसमें लिखा जाता है कि जनाब इसमें सबसे आखिरी पैराग्राफ मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खौफनाक और सबसे इन डेप्थ है। उसमें आखिरी पैराग्राफ के अंदर वो लिखते हैं जी इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉन्विक्ट इन फोमेंटिंग वेस्टेड पॉलिटिकल एजिटेशन एंड इंस्टेबिलिटी इन कहूट्स विद political elements and in certain other matters is separately being dealt with। इसका मतलब है कि जनरल फैज़ के हवाले से कि जनाब वो जो है उन्होंने इंस्टेबिलिटी वो लेकर आए, पॉलिटिकल एजिटेशन यानी कि सियासी जो एहतजाज वगैरह थे या मुजाहरे थे उस हवाले से उन्होंने क्या किरदार अदा किया और उनकी वजह से जो अदम इस्तेहकाम आया मुल्क के अंदर और इसके साथ साथ सर्टन पॉलिटिकल एलिमेंट्स चंद सियासी ताकतों के साथ मिल के जो कुछ उन्होंने किया उसकी अलहदा से इस वक्त जो है वो तहकीकात की जा रही है। यानी जनरल फैज़ की जो कहानी है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। मतलब अगर मैं इसको कहूँ अब अगर इसको मज़ीद अगर इसको खोला जाए और जो मेरी चंद सोर्सेज से मेरी जो बात हुई है उससे क्या बातें सामने आती हैं। पहली बात तो ये कि ये पता लग रहा है कि बेसिकली जनरल फैज़ को बेसिकली जब कोर कमांडर पेशावर बनाया गया था तो उस वक्त भी उनके ऊपर ये इल्ज़ामात लगते थे कि जनाब वो कोर कमांडर पेशावर होने के बाद और उसके बाद इनको नीचे भावलपुर शिफ्ट कर दिया गया था। वहाँ से इस सारे चीज़ के इस टेन्योर के दौरान वो अपना काम करने के बजाय ज़्यादातर वो इस्लामाबाद में पाए जाते थे
और इल्ज़ामात उनके ऊपर ये हैं कि इस दौरान वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजीज़ के हवाले से जो है वो काम कर रहे होते थे या उस पर कोऑर्डिनेशंस जो है वो कर रहे होते थे। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली ये जो लिंकेजेस हैं कि उनके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या इमरान खान साहब से क्या ताल्लुकात थे, ये लिंकेजेस अगर जब खुलना शुरू होंगे तो जाहिर बात है इसका नज़ला जो है वो इमरान खान साहब या पीटीआई के ऊपर भी जो है वो बहुत ज़्यादा आएगा। अच्छा, ज़हन में रखिएगा कि अभी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना इसके ऊपर कोई बड़ा रद्द-ए-अमल नहीं दे रही। मैं उनका सोशल मीडिया अकाउंट देख रहा था जो कि एक्चुअली हर बात के ऊपर कमेंट करता है। जो अलीमा खान साहबा अगर मुलाकात करें, कोई बात करें, इंटरव्यू दें, उज़मा खान साहबा, नौरीन खान न्याजी साहबा, जब वो कोई बात शात करें तो 1 मिनट में वो अकाउंट जो है वो बोलता है। लेकिन जनरल फैज़ की सज़ा के बाद जो है वो वहाँ पे इस वक्त बिल्कुल सन्नाटा है, वहाँ पे बिल्कुल एक खौफनाक किस्म की खामोशी जो है वो वहाँ पे मौजूद है, क्योंकि उनको इस बात का पता है कि जनरल फैज़ के हवाले से अगर ये गिरें खुलना शुरू हुई तो बहुत सी चीज़ें इसके अंदर आएगी। ज़हन में रखिएगा कि जनरल फैज़ के ऊपर जो है वो एक और इल्ज़ाम भी इस वक्त मौजूद है, और वो है एक टेलीविज़न चैनल के हवाले से। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम भी है कि जनाब उन्होंने, इल्ज़ाम है, अभी तक जाहिर बात है इसके ऊपर अभी उनको सज़ा या कोई प्रूफ ये बात नहीं हुई है, उनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक टेलीविज़न चैनल के ऊपर जो है वो एक कब्ज़ा करवाया और उसके ऊपर एक्चुअली उसकी फंडिंग अरेंज करवाई, और उसके ताल्लुकात भी जो है वो टॉप सिटी के साथ जाके मिलते हैं। ये बातें जब खुली थी टॉप सिटी स्कैंडल के हवाले से तो एक टेलीविजन चैनल के हवाले से भी बात आई थी, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली नॉट जस्ट द टेलीविजन चैनल बल्कि इसके साथ साथ कई पाकिस्तान के नामवर एंकर्स के हवाले से भी जो है वो बातें सामने आई थी कि शायद उनके ताल्लुकात भी जो है वो जनरल फैज़ के साथ थे, या जनरल फैज़ एक्चुअली उनको भी अकोमोडेट करते रहे, चाहे वो नौकरियां दिलवाने के हवाले से हो, टेलीविजन चैनल खुलवाने के हवाले से हो, प्राइम टाइम स्लॉट्स के हवाले से हो, या एक्चुअली बयानिया क्या बिल्ड करना है इमरान खान साहब के लिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उसमें भी जनरल फैज़ जो है वो बड़ा एक अहम किरदार अदा करते थे। तो ये मामला जो है वो मजीद अभी खुलेगा। दूसरा, 9 मई के हवाले से क्या जनरल फैज़ ने पीछे से, क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक ये मामला जैसे ही इमरान खान साहब की तरफ जाएगा तो ये मामला वहाँ पे भी जो है वो मजीद परेशानी का बायस बनेंगे जनरल फैज़ के लिए भी और इमरान खान साहब के लिए भी। दूसरी बात ये कि जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात है, क्योंकि कई तज्ज़ियाकार ये बात करते हैं कि 9 मई जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज नहीं था, 9 मई बेसिकली सिर्फ इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को लेकर कोई एहतजाज नहीं था, बल्कि 9 मई को ट्रीट इस तरह किया जाता है कि वो जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ बेसिकली एक बगावत थी, फ़ौज के अंदर बेसिकली म्यूटनी पैदा करने की कोशिश की गई थी, और इस वजह से पाकिस्तानी फ़ौज के मुख्तलिफ दफातर को या कोर कमांडर हाउसेस को जो है वो इस तरह टारगेट किया गया था कि किसी तरह जो है वो म्यूटनी आ जाए पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर। अब ये कोई भी फ़ौज, दुनिया की कोई भी फ़ौज जो है वो कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती, और ISPR की प्रेस रिलीज ये कहती है कि जनाब ये मामला जो है वो अभी भी इसकी तहकीकात की जा रही हैं। अगर ये मामला वहाँ पर गए तो जनरल फैज़ के लिए तो मुश्किलात होंगी ही होंगी, लेकिन उन पॉलिटिकल फिगर्स ने जो किरदार भी अदा किया इस सारे मामले के अंदर, उनके लिए मज़ीद मुश्किलात जो है वो बढ़ सकती हैं। दूसरी बात ये कि इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब आज 11 दिसंबर जो हुई है, इसकी टाइमिंग इसलिए मैं ये क्यों कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी सिर्फ 1 हफ़्ता हुआ है कि जनरल आसिम मुनीर के हवाले से CDF का नोटिफिकेशन जो है वो आया है। जनरल फैज़ के हवाले से ये कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो बड़ी देर से चल रही थी, बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मुझे आज भी याद है कि आज से 1 साल पहले जब 24, 25, 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के अंदर वो जो एक लॉन्ग मार्च किया था जिसको गंडापुर साहब और बुशरा बीबी जो है वो लीड कर रहे थे, तो उस वक्त बहुत से हमारे सीनियर तज्ज़ियाकारों ने और एंकर पर्सन्स ने उस वक्त ये खबरें दी थी कि जनाब जनरल फैज़ का एक्चुअली फ़ैसला आने वाला है, ये इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करी। वो खबर उस वक्त गलत खबर थी, बल्कि मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता, उनको एम्बेरसमेंट होगी क्योंकि उन्होंने बड़ी ये गलत खबर जो है उस वक्त दी थी। तो इतनी देर तक 15 माह तक जो है वो ये प्रोसीडिंग्स चली, लेकिन जनरल फैज़ के हवाले से फ़ैसला नहीं आया। अब जो है वो जनरल फैज़ के हवाले से फ़ैसला है, और अगर आप पिछला 1 हफ़्ता देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो सिग्नलिंग इदारे की जानिब से जो है वो मुश्किलात ही मुश्किलात, बल्कि मैं तो उसको कहूँगा कि अगर पहला सबसे मुश्किल मरहला जो आया था या डिफ़िकल्टी आई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वो थी DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैंने आपको उस वक्त कहा था कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये आने वाली फिल्म का ट्रेलर है। मैंने आपको उसी वक्त ये जुमला, उस दिन मैंने ये बात कही थी, अगर आप जाके मेरा वीलॉग देखें तो वही ट्रेलर जो है अब वो फिल्म का जो है वो पार्ट, आप समझ लें कि फिल्म जो है वो अब शुरू हो चुकी है, और जनरल फैज़ का बेसिकली जो कोर्ट मार्शल है आप उसे उसी फिल्म का सीक्वेंस समझिए कि ये अब सिलसिला जो है वो स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब है कि आने वाले हफ्ते, आने वाले महीने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। ज़हन में रखिएगा कि पिछले इसी 1 हफ्ते के अंदर 4 दिसंबर से लेके
आज 11 तारीख तक जो है वो इसी दौरान अब ये बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, इमरान खान साहब की जेल जो है उसे शिफ्ट कर दिया जाए, उनकी मुलाकातें जो हैं उसके ऊपर टोटल पाबंदी लग चुकी है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अभी जब मैं आपके साथ इस वक्त बैठा मैं बात कर रहा हूँ तो दोबारा से सीएम केपी जो है वो 10वीं दफ़ा गए हैं मुलाकात करने के लिए, लेकिन उनको बैरियर क्रॉस करने नहीं दिया जा रहा। उनकी वहाँ पे जो है काफ़ी तू तकरार भी हुई है, नोक झोंक हुई है वहाँ पे पुलिस वालों के साथ। उन्होंने कहा कि जनाब मैं वज़ीर आला हूँ लेकिन मुझे क्यों जाने नहीं दिया जा रहा है, ये गलत हो रहा है, या आपने बॉर्डर यहाँ पे क्यों बनाया हुआ है, लेकिन उनको जाने की परमिशन जो है वो नहीं मिल रही। इसका मतलब है कि रियासत के अंदर ये फैसला किया जा चुका है कि किसी सूरत जो है इस चीज़ को अब नहीं पीछे से हटा जाएगा और ये मुश्किलात जो है वो बढ़ेंगी। अच्छा, दूसरी बात ये, अब एक मिनट के लिए ज़रा अगर अस्करी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड कि एक साबिक डीजी आईएसआई को जो है वो कोर्ट मार्शल किया जाए। आईएसआई के हवाले से ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर जब से आईएसआई बनी है तब से लेकर आज तक आईएसआई को जो है वो पाकिस्तान का एक मजबूत तरीन या मोस्ट पावरफुल एक इदारा जो है वो समझा जाता है। बल्कि कई दफ़ा जो है वो कई सियासतदानों ने इसके ऊपर नुक्ताचीनी भी की। उन्होंने कहा कि जनाब आईएसआई जो है वो पॉलिटिकल मामलात के अंदर इन्वॉल्व होती है, तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि किसी साबिक डीजी आईएसआई को जो है वो इस तरह 14 साल कैद की सज़ा होगी या उसे कोर्ट मार्शल किया जाएगा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जब ये मामला शुरू भी हुआ था तो तब भी कई तज्ज़ियाकारों ने, दिफाई तज्ज़ियाकारों ने एक्चुअली इसके ऊपर शकूक व शुबहात का इजहार किया था कि ये हो नहीं सकता कि एक साबिक डीजी आईएसआई को जो है वो सज़ा दी जाए। सो अब जब ये सज़ा दी जा चुकी है, हो सकता है, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है आगे चल के कोई लीनियंसी दिखा दी जाए या सज़ा को कम कर दिया जाए या माफ़ कर दिया जाए, मुझे नहीं पता आगे जाके क्या होता है। लेकिन कम से कम आज एक नया प्रेसिडेंट सेट हो गया है। अब ये प्रेसिडेंट जब सेट होता है ना, अगर एक साबिक डीजीआईएसआई को इस तरह सज़ा होती है तो फिर इसका मतलब है कि आने वाले सालों के अंदर, आने वाले 10, 15, 20, 25, 30, 40 साल के अंदर जो है वो अब दोबारा भी किसी डीजीआईएसआई की जानिब से अगर कोई ऐसी हरकत होती है कि फ़ौज के अंदर जो है वो बगावत की कोशिश की जाए या मखसूस सियासी एजेंडे को जो है वो टो किया जाए, तो फिर तो उसको भी सज़ा हो सकती है। फिर तो जाहिर बात है ये रुकेगा नहीं। लेकिन ऑब्वियसली कभी कभार जो है वो एक सबक के तौर पे भी जो है वो लिया जाता है कि जनाब ये सबक हासिल हो गया है और शायद आइंदा जो है वो दोबारा ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात ये कि यहाँ पे फिर ये भी सवाल उठता है कि अगर एक साबिक डीजीआईएसआई को वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट के हवाले से या उनके लिंकेजेस के हवाले से अगर सज़ा हो सकती है, तो फिर क्या माजी के जो बाकी डीजीआईएसआईज थे क्या उनकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पे तो फिर बाकी भी ऐसे कई डीजीआईएसआईज हैं जिनके ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगते रहे हैं, चाहे वो 2014 का धरना हो, चाहे वो मुख्तलिफ इलेक्शंस के हवाले से बात हो, चाहे वो आईजीआई का मामला हो, 1990 का आईजीआई का मामला हो, तो उसके अंदर तो कई ऐसे सबूत सामने आए हुए हैं जिसमें ये प्रूफ हुआ है कि जनाब पैसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। तो फिर अगर एक प्रेसिडेंट ये बन सकता है तो फिर प्रेसिडेंट तो और भी बन सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये इसलिए भी मैं इसको एक बहुत बड़ा वाक़या, मेरी नज़र में इनको सज़ा देने का वाक़या जो है बहुत बड़ा है। उसकी वजह ये कि पूरी दुनिया के अंदर भी जो है वो आईएसआई के हवाले से एक ये इंप्रेशन हमेशा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर आईएसआई के बंदे को हाथ नहीं लगाया जा सकता, चाहे वो मौजूदा हो या साबका हो, उसे किसी सूरत जो है वो हाथ नहीं लगाया जा सकता। इवन दो मैं आपको ये बता दूं कि माजी के अंदर जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी साहब, जो कि खुद भी साबिक डीजीआईएसआई थे, उनको भी जो है उनके अगेंस्ट भी प्रोसीडिंग्स हुई थी। लेकिन जो इल्ज़ाम था असद दुरानी साहब के पास और दुल्लत साहब के ऊपर, मतलब जो उन्होंने उनके साथ मिल के बेसिकली उन्होंने ये किताब लिखी थी स्पाई क्रॉनिकल्स, और इसके ऊपर जो है वो उनके खिलाफ जो है वो प्रोसीडिंग्स का आगाज़ किया गया था। ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड बात थी जिसकी वजह से जो है वो उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ हुई थी और उनके खिलाफ जो है वो उनका नाम जो है वो ईसीएल में डाला गया था। इसके अलावा 1958 में ब्रिगेडियर न्याज थे जनरल अयूब खान के दौर में, उनके ऊपर भी जो है सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने के और हुकूमत के खिलाफ साजिश करने के इल्ज़ाम थे, जिसकी वजह से उन्हें कोर्ट मार्शल का जो है वो सामना करना पड़ा था। अच्छा, उनके ऊपर तो इल्ज़ाम ये था कि वो बेसिकली हुकूमत का तख्ता उलटना चाहते थे। और इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब 2001 के अंदर जब बेसिकली परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो है हुकूमत का तख्ता उल्टा था और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो गिराई थी, तो उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को जो है वो आर्मी चीफ तैनात कर दिया गया था नवाज शरीफ साहब की जानिब से। तो जब मुशर्रफ साहब एक्चुअली हुकूमत में आए थे तो फिर उनके खिलाफ भी जो है, ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब के खिलाफ भी जो है वो ये कार्रवाइयाँ की गई थी और उनको भी जो है वो कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ा था। और बाद में उनको जो है वो सज़ाएँ वगैरह भी सुनाई गई थी, इंक्वायरीज वगैरह भी हुई थी, लेकिन बाद में जो है इन इल्ज़ामात से उन्हें बरी कर दिया गया था। उसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल साहब 2012 के अंदर इनके ऊपर जो है वो इल्ज़ामात थे जासूसी के, और जासूसी के इल्ज़ामात के ऊपर जो है इनका कोर्ट मार्शल हुआ था। 14 साल कैद बामुशक्कत इनको भी सुनाई गई थी, लेकिन उसके बाद इनकी सज़ा जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा ने मई 2019 में जो है
इनकी सज़ा की तौसीक की थी, ताहम 2.5 बरस के अरसे के बाद ही जो है उन्हें वहाँ पे रिहा कर दिया गया था। उसके बाद एक और एलिमेंट इस सारे मामले के अंदर आता है और वो है नवाज शरीफ साहब का बयान, जो भी रिसेंटली उन्होंने एक्चुअली मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दिया था। बहुत कम बात करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल में उस बयान का ताल्लुक आज की इस सज़ा के साथ भी इसलिए बनता है क्योंकि उसमें उन्होंने कहा था कि जनाब 2018 में जो कुछ हुआ था उसके अंदर जनरल फैज़ के हवाले से तो तहकीकात हो रही हैं, इमरान खान भी जो है वो जेल में है, लेकिन उसके तमाम किरदारों को, उनका गिला ये है कि तमाम किरदारों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। तो बहुत से एनालिस्ट ने ये बात की थी कि इनका इशारा जो है जनरल बाजवा की तरफ है कि एक साबिक डीजी आईएसआई के अगेंस्ट तो कार्रवाई हो सकती है, लेकिन क्या एक साबिक आर्मी चीफ के हवाले से भी कार्रवाई हो सकती है कि वो सियासत में मुलव्विस रहे हैं? तो क्या ये गिरें जो है वो मजीद खुलेंगी? यहाँ पे पिछले दिनों बल्कि मैं फैसल वाडा साहब को मुख्तलिफ अपने वीलॉग्स में जब कोट करता आया हूँ तो मैंने आपको कई दफ़ा ये कहा कि जो वो बात कहते हैं वो हो जाती है। तो उन्होंने अभी 2 दिन पहले एक प्रोग्राम के अंदर बैठ के बात की थी कि मैं चाहूँगा कि उन्हें 14 साल कैद बामुशक्कत हो जाए जनरल फैज़ को, और 14 साल ही कैद की सज़ा जो है उनको सुना दी गई। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहूँगा कि उन्हें सज़ाए मौत हो। तो सज़ाए मौत तो उन्हें नहीं हुई, लेकिन जिस तरह फैसल वाडा साहब ने कहा था उन्हें कैद बामुशक्कत 14 साल की जो है वो ज़रूर हो गई है। तो उन्होंने ही एक जगह के ऊपर ये बात भी की थी कि जनाब जो साबिक आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, वो नहीं चाहते थे कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो आर्मी चीफ बने। तो इसका मतलब है कि क्या जनरल बाजवा के हवाले से भी जो है कल को कोई कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि मैं आपको ये दोबारा ये बता रहा हूँ कि ये गाड़ी जो अभी आप देख रहे हैं चलती हुई, ये गाड़ी अभी पहले गियर में है। मेरी इतलात के मुताबिक ये सारा कुछ होना, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस होना, जनरल फैज़ की ये सज़ा होना, ये गाड़ी अभी पहले गियर में है। गाड़ी का इरादा है कि ये पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में चलेगी। इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके जवाब भी आना ज़रूरी हैं। मैं आज भी ये जानता हूँ कि जब ये सारा कुछ हो गया था, 9 मई हो चुका था और सब कुछ हो चुका था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना उधर भी यू टर्न एक मार दिया था। और यू टर्न उन्होंने क्या मारा था कि उन्होंने जनरल फैज़ के ऊपर नुक्ताचीनी शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा था जी जनरल फैज़ को जो किरदार अदा करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। कई लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमें प्राइवेट डिस्कशंस के अंदर ये भी कहते थे कि जनाब जनरल फैज़ ने मेंबरवा दिया। जनरल फैज़ ने जो है वो अपने आप को आर्मी चीफ बनाने के चक्कर के अंदर जो है ना पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बेड़ा गर्क करवा दिया। वो इमरान खान साहब को जो है वो सुहाने ख्वाब दिखाते रहे कि जनाब इनकलाब आ जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन हमारी पूरी की पूरी पार्टी का बेड़ा गर्क जो है वो जनरल फैज़ ने करवा दिया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर भी बड़ी रिजेंटमेंट एक पाई जाती थी जनरल फैज़ को लेके। और आज जब ये सूरत हाल है, मैं खुद चाहूँगा आज आप एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाके देखें कि वहाँ पे बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है, बिल्कुल खामोशी है। वो आज ये सिचुएशन है, ये वही जनरल फैज़ हैं जिन्होंने इमरान खान साहब की इतनी सहूलतकारी की जब वो खुद DGISI थे, और इवन बाद में भी जब DGISI नहीं भी रहे थे, कोर कमांडर पेशावर बन गए, कोर कमांडर भावलपुर बन गए। आज जब उन्हें 14 साल कैद की सज़ा हुई है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहने जोगी भी नहीं है कि जनाब इनको गलत सज़ा दी गई है। आज वो ये भी नहीं कर सकते। ये सूरत हाल है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज हो सकता है बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, या इमरान खान साहब की बहनें, वो आके ये कहती कि जनाब जनरल फैज़ को जो है सज़ा गलत दी गई है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जो है आज जनरल फैज़ को डंप कर दिया टोटली। तो ये पहला मौका नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने किसी मोहसिन को डंप किया हो। एक पूरी लिस्ट है, आप पीछे पूरी एक लिस्ट उठा के देख लीजिए, चाहे वो जहांगीर तरीन हो, अलीम खान हो, फौजिया कसूरी हो, बहुत से लोग हैं, पूरी एक लिस्ट है। तो उसके अंदर आज एक साबिक DGISI को भी उस लिस्ट के अंदर शामिल कर लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ट्वीट तक नहीं की उनके लिए, एक ट्वीट या एक बयान कुछ नहीं आया उनकी तरफ से। तो ये एक सबक होता है, ये भी एक सबक है। जिस तरह मैं आपसे कह रहा था ना कि एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है, तो ये भी एक सबक है कि आप अपने आप को, जो फौजी जर्नैल हैं वो अपने आप को जब सियासी जमातों के साथ इतना अटैच कर देते हैं तो सियासी जमातें जब कल को उन्हें बोझ समझती हैं तो सबसे पहले उठा के उन्हें ही गाड़ी से नीचे फेंकती हैं कि हम इस बोझ को मजीद नहीं ले जा सकते। वरना यही जनरल फैज़ हैं जिनकी वजह से कितने लोगों को जो है वो फैज़ मिला। इनका नाम मशहूर हो चुका था इस बात से कि फैज़ याब हुए हैं, लोग फैज़ याब हुए हैं। मैं तो अब देखना चाहूँगा कि जनरल फैज़ के ज़रिए जो है ये भी पता लगे कितने सहाफ़ियों को फैज़ याब किया गया, ऐसे ऐसे पार्टी कारकुनों को एंकर बना दिया गया और उनको एंकर बना के मुख्तलिफ चैनलों के ऊपर बैठा दिया गया, जो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की प्रेस गैलरी के अंदर खड़े होकर इमरान खान के लिए तालियां बजाया करते थे और करती थी। ये सारा कुछ जनरल फैज़ के दौर में हुआ। मतलब सहाफ़ी जो है ना वो मुंह छुपाते थे उन लोगों को देख के कि यार किन लोगों को लाके प्रेस गैलरी के अंदर खड़ा कर दिया गया, किन लोगों को टेलीविजन चैनल्स के ऊपर जाके जो है वो जगह दे दी गई। ये सारा कुछ
जनरल फैज़ के दौर में। मैं ये नहीं कहता ये जनरल फैज़ खुद कर रहे थे, जाहिर बात है, मेरा नहीं ख्याल वो किसी चैनल को फ़ोन करके कह रहे होंगे, लेकिन उनके दौर में ये सब कुछ हुआ। इन्हीं के दौर के अंदर बहुत से सहाफ़ियों को जो है वो उठाया भी गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्हें ऑफेयर किया गया। इन्हीं के दौर के अंदर जो है वो पेमरा को एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया गया, और इन्हीं के दौर के अंदर जो है वो एक और साबिक जज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो साबिक जज थे, उन्होंने ये क्लेम किया कि जनाब जनरल फैज़ ने उनके ऊपर भी प्रेशर डाला और अल्टीमेटली उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। जुडिशरी के अंदर उनके फुटप्रिंट्स जो हैं वो नज़र आते हैं। सो दोबारा मैं यही बात कहूँगा कि अगर आज जनरल फैज़ के साथ ये सब कुछ हो रहा है, आज जनरल फैज़ को अगर ये सज़ा दी जा रही है, एक प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है कि इदारा अपने अंदर ये अकाउंटेबिलिटी कर रहा है, तो ये अकाउंटेबिलिटी सिर्फ आज नहीं रुकेगी। मेरी आज ये बात याद रख लीजिएगा, 11 दिसंबर 2025 की ये तारीख है, मेरी बात याद रख लीजिएगा। ये प्रेसिडेंट आज जो सेट हुआ है, ये आगे चल के 5, 10, 15, 20 साल, 25 साल तक जो है चलता रहेगा। और कोई और आइंदा अपने आप को किसी सियासी जमात के साथ जब अटैच करेगा या उसको फेवर्स देने की कोशिश करेगा, तो उसके साथ भी फिर कोर्ट मार्शल किया जा सकेगा। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।